नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है नवशिखर पर। ये प्रोग्राम है लाइव इंडियन साइन लैंग्वेज टीचिंग का। इस क्लास में, इस लाइव क्लासरूम में आप रोजाना साइन लैंग्वेज को सीख रहे हैं, भारतीय सांकेतिक भाषा को आप सीख रहे हैं। आप बहुत सारे खास मेहमानों से मिल चुके हैं, उसमें से कई बधिर थे जो स्वयं बधिर हैं, जो काफ़ी मेहनत से आगे बढ़े हैं, कुछ मुकाम पर पहुंचे हैं। हायर स्टडीज़ को उन्होंने ऑप्ट किया है, विदेशों के बारे में उन्होंने बताया आपको। आप कुछ हमारे ऐसे मेहमानों से भी मिल चुके हैं जो विदेशी हैं, जो अमेरिका से आए थे और उन्होंने अमेरिका के बारे में, अमेरिका के डेफ एजुकेशन के बारे में आपको बताया था। उसके अलावा आप कुछ मेहमानों से मिल चुके हैं जो स्वयं नॉर्मल हियरिंग है पर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बधिरों के साथ में काम कर रहे हैं। कुछ टीचर ट्रेनीज हैं, कुछ स्वयं टीचर्स हैं। आज इस प्रोग्राम में हम आपको साइन लैंग्वेज टीच तो नहीं करेंगे, परंतु आप मुझे इंटरप्रेट करते हुए देखेंगे, आप देखेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज इस स्टूडियो में एक खास मेहमान है जिनका नाम है डॉक्टर सुरिंदर रंधावा जी, जो हमारे साथ स्टूडियो में है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आई हैं। आज मैडम हमें अपने एक रिसर्च स्टडी के बारे में बताएंगी, जो उन्होंने रिसर्च किया है। उनका टॉपिक के बारे में मैं चाहूंगी कि मैडम खुद आपको जरूर बताएं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैडम कई वर्षों से डॉक्टर सुरिंदर पी.के. रंधावा जी ये कई वर्षों से बधिर बच्चों के साथ में और उनके ट्रेनीज के साथ में काम कर रही हैं। उसी के साथ इनका एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस भी इन्होंने पिछली बार हमें बताया था। मैं चाहूंगी उसके बारे में भी वो थोड़ा हमें जरूर बताएं कि गैलोडेट यूनिवर्सिटी में जब वो गई थी वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका में, तो किस तरीके से उन्होंने वहां का सिस्टम जो है, या क्या उनकी रिसर्च फाइंडिंग जो थी, जब कंपेयर करें हम इस देश की, हमारे भारत देश की और अमेरिका की या यूके की, इन कंट्रीज की जो डेफ एजुकेशन है, उसमें क्या अंतर है, क्या भिन्नता है और क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए। उनकी रिसर्च स्टडी जो डाटा कलेक्शन है, उसके बाद मैं चाहूंगी कि ये खास पॉइंट पे भी आप जरूर नजर डालें। और मैं चाहूंगी मैम कि आपकी रिसर्च स्टडी क्या है, एंड आई विल बी इंटरप्रेटिंग फॉर हर। मैडम आपको बोलकर बताएंगी, शी विल बी स्पीकिंग एंड आई विल बी साइनिंग फॉर हर। नमस्कार। हम पहले भी मिल चुके हैं। जब ये ISL लाइव टीचिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ था तो हम और मोनिका ने साथ साथ शुरू किया था, परंतु आज मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ अपनी PhD की रिसर्च फाइंडिंग्स शेयर करने के लिए। परंतु ये PhD से पहले जो कहानी शुरू होती है, जैसे मोनिका ने बताया कि मैं बधिर बच्चों के साथ काम करती हूँ। मैं बधिर बच्चों की टीचर थी और टीचर होने के नाते मैं बच्चों को पढ़ाती थी क्लास में, और स्कूल जो था वो ओरल था। माने हमें कहा गया था, ओरल शब्द शायद नहीं इस्तेमाल किसी ने किया कि ये कम्युनिकेशन पॉलिसी ओरल है, परंतु मुझे कहा गया कि आप बोलेंगी, इशारे नहीं करेंगी। तो मैं बोलती थी, पढ़ाने की खूब कोशिश करती थी, पर बधिर बच्चों को पढ़ाती थी तो जाहिर है बिना इशारों के काम नहीं चलता था। तो क्लास में तो मैं बोलती रहती थी, परंतु जब मैं क्लास से बाहर देखती थी और बच्चों को आपस में बातें करते देखती थी तो मुझे उनकी बातें समझ नहीं लगती थी। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ये जो आज की तारीख में 10वीं पास बधिर बच्चे और 12वीं पास बधिर बच्चे तीसरी चौथी कक्षा की भी किताब नहीं पढ़ पाते हैं, जहां हम उनकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। परंतु चीजें बहुत साफ नहीं हो रही थी। फिर इसी परेशानी में अपनी डिससेटिस्फैक्शन एज अ ग्रोथ इन टीचिंग, मैंने PhD ज्वाइन की और मैंने सोचा कि मैं बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट असेस करूंगी। बहुत टेस्ट ढूंढने की कोशिश की, स्टैंडर्डाइज्ड इंडियन डेफ पर नॉर्म्ड टेस्ट नहीं मिले, उनकी ट्रांसलेशन करते थे तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं रहते थे। इसी बीच मुझे फुलब्राइट फेलोशिप में गैलोडे जाना मिला। गैलोडे यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन DC में USA की एक बहुत विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। When I went there, it was a totally new world for me. I found a very, very vibrant campus where
everyone was signing. It was an eye-opening experience of the power of a language. When I say language means accessible language. Then I realized that the language we are using with the deaf, or in the conditions we are using that, we are speaking, the children in front of me are deaf, they don't have very good amplification services, and they are not listening, and I am trying to make them listen to what they are not able to listen to, and I am trying to make them speak to what they are not listening. And when at Gallaudet, official language was American Sign Language, and everyone, hearing and deaf both, were using it, and deaf faculty was teaching to PhD deaf students. And हमारे यहाँ तो हम 5वीं 8वीं 10वीं करवा लेते थे तो बहुत खुश होते थे, परंतु जब मैंने और रिसर्च की तो ये पाया कि डेफ की जो लैंग्वेज स्किल्स की कमी है, जो पुअर लैंग्वेज स्किल्स हम कहते हैं कि रीडिंग राइटिंग स्किल्स उनकी एक 10th पास की 3rd 4th ग्रेड की रहती हैं, वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, वो खाली भारत तक सीमित नहीं है। और उसके लिए वजह जो है, बहुत समय से हम डेफनेस ऑफ द चाइल्ड को ब्लेम कर रहे थे, but now is the time when instead of blaming the deafness of the child, we should look at what is happening in the classrooms, what are the teachers doing, what teaching strategies they are using. So we have to have an in-depth study of the teaching strategy and communication strategies of the teachers. तब मैंने अपना PhD का टॉपिक ही बदल डाला। इंस्टेड ऑफ असेसिंग द लैंग्वेज ऑफ द डेफ, वो तो सामने दिखाई दे ही रहा था कि पुअर रीडिंग राइटिंग स्किल्स हैं, देन आई थॉट ऑफ लुकिंग इनटू द स्पेशल स्कूल्स फॉर द डेफ, जहां बच्चे पढ़ने आते हैं, स्पेशली ट्रेन टीचर भी होते हैं उनके पास, पर फिर भी क्या वजह है कि हम बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट और एकेडमिक अचीवमेंट को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं जो आपके साथ शेयर करूंगी वो अपनी PhD की रिसर्च, जो एक बड़ा टॉपिक था, उसका कुछ अंश जो है मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी अंडर द टॉपिक स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस इन द क्लासरूम्स ऑफ स्पेशल स्कूल्स फॉर द डेफ। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस इन द क्लासरूम्स ऑफ स्पेशल स्कूल्स फॉर द डेफ। मेरी रिसर्च पर आने से पहले मैं आपको भारत के स्पेशल स्कूल्स की थोड़ी जानकारी दूंगी। जो AYJ की तरफ से डायरेक्टरी छापी गई है स्पेशल स्कूल्स की लिस्ट की, उसमें आप देखेंगे कि 431 स्कूल्स, 431 स्कूल्स लिस्टेड हैं, और इनमें से अधिकतर स्कूल, एज मेनी एज 126 अलोन आर इन महाराष्ट्र। ये देखिए, महाराष्ट्र में 126 हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, और असम जैसे बड़े प्रदेश में केवल 1 स्कूल है, और आंध्र प्रदेश में 32 हैं, और यूपी जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है इस लिस्ट में, केवल 19 स्कूल हैं। तो ये मेरा कहने का भाव है कि बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है स्कूल्स के इंडिया में। और क्योंकि हम आज बात कम्युनिकेशन की कर रहे हैं, तो मैंने जो खाली इसमें से रिजल्ट दिखा रही हूँ वो कम्युनिकेशन बेस्ड पर दिखा रही हूँ। भारत में 420 स्कूलों ने इसका जवाब दिया हुआ है, तो ओरल जो है वो 29% है, और 68% 289 स्कूल्स ने टोटल कम्युनिकेशन पॉलिसी लिखी हुई है, और 8 स्कूलों ने कम्युनिकेशन मोड जो है वो साइन लैंग्वेज लिखा हुआ है। अब मैं बात करूंगी अपनी PhD की रिसर्च की। ये मेरी PhD का रिसर्च टॉपिक था, a status study of special schools for the deaf and identification of intervention areas. मेरा बड़ा मकसद ये था, ये देखना, to study different aspects of a school contributing to the quality and quantity of inputs towards the learning outcomes of students as well as overall functioning of the school. मैं चाहती थी कि मेरा एम था इस रिसर्च को करने का कि मैं लोगों के सामने, जो अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स के सामने, स्पेशल स्कूल्स की जो एक असली चेहरा है, जो क्लासरूम्स में हो रहा है, वो पेश कर सकूं। तो इसमें मैंने जो डाटा कलेक्शन किया वो स्कूलों में जा करके किया। मैंने घर बैठ के मेल्ड क्वेश्चनियर्स के जरिए नहीं किया, खुद स्कूलों में जा करके किया।
और जो मैंने रिसर्च की उसके ऑब्जेक्टिव्स जहां तो थे कि स्पेशल स्कूल्स को प्रोफाइल करना, प्रिंसिपल्स को प्रोफाइल करना, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, परंतु जो एक बड़ा मकसद था that you can see in blue, to study the communication practices in the classrooms of special schools for the deaf. मेरा सैंपल था 20 स्कूलों, मैंने नॉर्थ इंडिया के 20 स्कूल सिलेक्ट किए थे, 20 प्रिंसिपल्स, और इनमें 261 कायदे से टीचर्स थे, बट 220 क्वेश्चनियर्स के का जो मैंने डाटा जो है एनालिसिस किया था, और 55 पेरेंट्स ऑफ 55 डेफ चिल्ड्रन, 72 टीचर ट्रेनीज, डीएससी के ट्रेनीज थे, और 93 मेरे पास जो मेरे अलग से क्वेश्चनियर था वो था डेफ स्टूडेंट्स और एक्स डेफ स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो मेरा एरिया ऑफ स्टडी था ये नॉर्थ इंडिया के 5 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी का था, और मैंने गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बेसिस पर, हॉस्टल और बिना हॉस्टल के, और रूरल और अर्बन, केवल 2 ही स्कूल मुझे रूरल लोकेशंस के मिले, इसलिए एनालिसिस में रूरल अर्बन पैरामीटर नहीं रखा गया था। परंतु डाटा कलेक्शन के लिए मैंने 5 स्पेशल क्वेश्चनियर्स बनाए, स्कूल विजिट्स की, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स के साथ इनफॉर्मल डिस्कशंस की, क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस की, और वीडियो टेपिंग ऑफ क्लासरूम टीचिंग की। इसके जरिए मैंने अपना डाटा कलेक्शन किया, परंतु जो मेन डाटा जो रिसर्च का एनालिसिस है वो क्वेश्चनियर्स पर दिए गए उत्तरों पर है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, हम सब जानते हैं कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, संप्रेषण। अगर हम ऐसे इलाके में चले जाएं जहां हम उस इलाके की भाषा ना समझ पाएं तो हम जानते हैं कि हमें कितनी दिक्कत होती है। और जब हम डेफ के साथ संप्रेषण कर रहे हैं तो उसमें क्यों ब्रेक डाउन हो जाता है? क्योंकि हम बोलते हैं और वो सुनते नहीं हैं, और इसलिए जो हमारी बोले जाने वाली भाषा है वो एक नेचुरल वे में एक्वायर नहीं होती है। और स्पीच को सीखने के लिए और इस स्पोकन लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल एंड सम वेरी प्रीरिक्विजिट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्वायर गुड स्पोकन लैंग्वेज बाय अ डेफ पर्सन। परंतु हमारे देश में एक ओरल की ट्रेडिशन रही है, और एक पद्धति है डेफ बच्चों के साथ अप्रोच की, कम्युनिकेशन अप्रोच की, उसको बोलते हैं ओरल अप्रोच। आप देखेंगे स्क्रीन पर, ये जो ओरलिज्म है ये स्पीच और लिप रीडिंग को एडवोकेट करती है एज द मीन्स टू कम्युनिकेट with and to educate the deaf child. This means that the deaf child relies on hearing aids and other technology like cochlear implants to hear, and the family or the school teaches the child to hear and speak. Spoken language is used as a major force in the child's personal, social and educational development, and signing of any sort is not allowed. The aim is to get the deaf child to function as far as possible as a normal hearing child. This approach only works with selected children. हम ये सोच सकते हैं कि ये पद्धति केवल थोड़े से बच्चों के साथ काम करती होगी, who have enough residual hearing to comprehend some speech sounds, who were identified early, जिनकी बधिरता की पहचान जल्दी हो गई है, जिनके माता पिता ने डेली बेसिस पर उनको हेयरिंग एड्स लगाई, ऑडिटरी ट्रेनिंग दी, स्पीच ट्रेनिंग दी। सच पूछो तो बहुत क्रुएलिटी यूज करनी पड़ती है और बहुत डिसिप्लिन के साथ बहुत लंबे समय तक स्पीच ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो भी क्या होता है, द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दिस इज मच स्लोअर एंड less complete than for children who are hearing. जो बहुत सारे बधिर बच्चे हैं जिन्होंने इस पद्धति से पढ़ाई की है, अंत में वो महसूस करते हैं कि वो बहुत दुनिया की जानकारी में इंफॉर्मेशन में बहुत पीछे रह गए हैं, और आज की तारीख में जब वो डेफ अडल्ट हो चुके हैं तो वो साइन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं, जो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जहाँ ये कहते हैं कि अगर हमें बचपन में साइन लैंग्वेज दी होती तो हम ज्यादा अच्छी जानकारी प्राप्त किए हुए होते। दूसरी अप्रोच जो है उसको टोटल कम्युनिकेशन हो सकती है। टोटल कम्युनिकेशन की फिलॉसफी कहती है कि आप सब तरह की पद्धतियां इस्तेमाल कर सकते हो।
where every possible means of communication is used with deaf children. In educational settings, it usually means simultaneous communication where both signed and spoken languages are used. It's often called signed English, signed spotted English, or signed spotted speech. In total communication, the spoken language still derives the interaction between hearing and deaf people. As we have seen, in India, majority of the schools use this communication policy of total communication or TC. TC में जो as a philosophy means that you can use gestures, sign language or sign the spoken language. But practically इसकी implementation में क्या होता है कि आप एक signing system invent किया जाता है, यानी कि जो भाषा बोली जा रही है आप उसको साथ साथ साइन करते हैं, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन। और इसके लिए जो साइंस हैं वो हियरिंग लोगों ने इन्वेंट किए हैं, वो डेफ लोगों की कोई नेचुरल साइन लैंग्वेज नहीं है, परंतु वो एक साइनिंग सिस्टम स्पोकन लैंग्वेज को हाथों पर दिखाने के लिए इन्वेंट किया गया, तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन। अब ये हुआ कि टोटल कम्युनिकेशन ने एक जनरल कम्युनिकेशन स्किल्स में तो बेहतरी कर दी, परंतु जो लैंग्वेज डेवलपमेंट थी वो क्योंकि अभी भी बोलने पर ज्यादा जोर था, स्पीच पर ज्यादा जोर था, तो बच्चों में जो एक कंप्लीट लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाई। और जो चिल्ड्रन हु आर एजुकेटेड थ्रू टोटल कम्युनिकेशन स्टिल एक्सपीरियंस सीरियस प्रॉब्लम्स विद देयर लैंग्वेज स्किल्स, especially when it comes to reading, writing, understanding concepts and vocabulary. And now, after this realization, when the research has shown why total communication, like oral education, has failed in giving the desired results, तो जो latest trend in deaf education है communication के मामले में वो है bilingual education. Bilingualism and second language learning. Bilingualism policy क्या कहती है? This approach is now gradually becoming the teaching method for deaf children worldwide. Bilingualism is based on the assets of deaf children, जहां उनकी कमियों नहीं, उनकी strengths पर जोर दिया जाता है. Since deaf children have their vision intact, since they can see very well, so here their natural sign language is given importance. That is considered as the primary language, and it propagates that we should first make the deaf children competent in sign language, and then based on the competency of this first language, the spoken language of the majority should be taught as a second language. इसमें क्या हुआ? In this approach, sign language and the spoken language are kept separate in use and in the curriculum because they are two completely different languages. Total communication में हम बोले जाने वाली भाषा को ही हाथों पर दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु जहां बाइलिंगुअलिज्म कहती है कि साइन लैंग्वेज को आप साथ साथ बोल नहीं सकते हैं, बोले जाने वाली भाषा को आप साइन साथ साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। इसमें साइन लैंग्वेज इज रिस्पेक्टेड एज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ डेफ चिल्ड्रन and is used as the language of instruction. All efforts are first made that the deaf child learn his first language first in a natural way. Natural way में देने के लिए उसके environment में होना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा? Sign language stimulation from parents, other deaf children, deaf adults is very important. If deaf children are exposed to their first language from the earliest possible age, then जैसे हम सुनने वाले लोग बोलने वाली भाषा सीख जाते हैं, deaf children will learn sign language. सेम वैसे ही जैसे एक सुनने वाला बच्चा दूसरी भाषा सीखता है. और a good command over the first language is crucial to the success of the second language, because second language learners use their first language as a point of reference in the acquisition of a second language. और ऐसे ही होता है सुनने वाले बच्चों में,
जैसे कि जब मैं छोटी थी तो मैंने अपनी मदर टंग पंजाबी सीखी, और जब बड़ी हुई कक्षा 5 में तो हमने based on the competency of one language I learned हिंदी एंड इंग्लिश। एंड जैसे आप अपनी अपने स्टेट की भाषा सीखते हो, अपनी मदर टंग सीखते हो, और बाद में उसकी कॉम्पिटेंसी पर दूसरी भाषा सीखते हो, इसी को बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं। इंडिया तो है ही बाइलिंगुअल, क्या इंडिया तो मल्टीलिंगुअल देश है जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, और अपनी मदर टंग की कॉम्पिटेंसी पर हम दूसरी भाषा सीखते हैं। अब जहां साइन बाइलिंगुअलिज्म की हम बात कर रहे हैं, so only when the deaf child has mastered sign language and gained general knowledge through sign language, a model for teaching English or any other language of the majority, Hindi, Marathi, Gujarati, any other language can be taught. First, they are taught to read and write, thereby adding the possibility to obtain knowledge by themselves through printed material. किताबों का बधिर बच्चों के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है, परंतु अनफॉर्चुनेटली हमारी अभी तक की जो कम्युनिकेशन अप्रोचेस की पॉलिसी और जो टीचिंग स्ट्रेटजीज की पॉलिसीज रही हैं, उन्होंने बच्चों की रीडिंग राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में या बेहतर बनाने में बहुत मदद नहीं दी है। परंतु अगर हम बाइलिंगुअलिज्म अडॉप्ट करेंगे तो, क्योंकि ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें कम से कम बच्चे के पास एक भाषा पर पहले महारत होती है, और बेस्ड ऑन द कॉम्पिटेंसी ऑफ दैट लैंग्वेज द चाइल्ड इज लर्निंग टू रीड एंड राइट, तो उसमें सहायता मिलती है और बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। और इसका जो तीसरा मोड होता है एक भाषा का बोलने का, वो भी उन बच्चों को सिखाया जाता है। सो ये कहना कि जो बाइलिंगुअलिज्म अप्रोच होगी, जहाँ अगर बच्चे साइन लैंग्वेज पहले सीख लेंगे और वो बोलना नहीं सीख पाएंगे, वो रिसर्च ने दिखाया है कि वो सही बात नहीं है। वो rather sign language competency can help and facilitate the learning of speech. And finally, depending on the interest, aptitude and residual hearing, they are instructed in speech, thus adding another means of communication. अभी हमने बातें की हैं कम्युनिकेशन अप्रोचेस की। अब अगर स्कूल वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको इन अप्रोचेस की अच्छी जानकारी होती है तो वो एक कम्युनिकेशन अप्रोच बनाते हैं। तो मेरी पीएचडी की रिसर्च में ये एक बड़ा अंश था, टू नो अबाउट द कम्युनिकेशन पॉलिसीज ऑफ द स्पेशल स्कूल्स एंड द कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज बीइंग यूज्ड इन द स्पेशल क्लासरूम, इन द क्लासरूम टीचिंग। अब हम बात करेंगे मेरी रिसर्च फाइंडिंग्स की। ये जो मेरे 20 स्कूल थे आप देख रहे हैं, इनमें से 3 स्कूल्स जो हैं उन्होंने अपनी जो कम्युनिकेशन पॉलिसी है वो ओरल ऑरल बताई। 11 स्कूलों ने टोटल कम्युनिकेशन, 4 स्कूलों में प्रिंसिपल ने, क्योंकि ये क्वेश्चनियर प्रिंसिपल ने भरा है, इसमें ओरल पे भी टिक किया और टोटल कम्युनिकेशन पर भी टिक किया, और एक प्रिंसिपल ने ओरल, टोटल कम्युनिकेशन और बाइलिंगुअलिज्म तीनों पद्धतियों पर ही टिक किया, और एक स्कूल के प्रिंसिपल ने बाइलिंगुअल अप्रोच पर टिक किया है एज कम्युनिकेशन पॉलिसी। अब आप देख रहे हैं ये जो 3 ओरल ऑरल स्कूल थे, उनके अलावा अगर टोटल कम्युनिकेशन देखें तो 16 स्कूल्स जो हैं वो टोटल कम्युनिकेशन बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ओरल पर भी टिक किया है और टोटल पर भी, और ओरल पर भी किया है, बाइलिंगुअल पर भी और टोटल पर भी। परंतु जो 3 स्कूल जिन्होंने ओरल ऑरल बताई, उनमें से भी एक स्कूल में तो सच जानिए कि बच्चों के पास हियरिंग एड्स भी नहीं थी, ग्रुप हियरिंग एड्स भी नहीं थी, बच्चे साइंस यूज कर रहे थे पूरी तरह, और एक स्कूल के प्रिंसिपल ने जिसने ओरल कम्युनिकेशन पॉलिसी स्कूल की बताई, उसके सारे के सारे टीचर्स ने एक दूसरी पद्धति बताई। जब टीचर्स ने अपना क्वेश्चनियर भरा तो एक ओरल स्कूल जिसमें प्रिंसिपल ने ओरल पर टिक किया था, उसमें पूरे के पूरे टीचर्स ने टोटल कम्युनिकेशन पर टिक किया हुआ था, और जो तीसरा ओरल स्कूल था उसमें 2 एडमिनिस्ट्रेटर, एक सेक्रेटरी जो था वो ओरल लिखवाना चाह रहा था, और प्रिंसिपल जो था वो प्रिंसिपल टोटल कम्युनिकेशन पर टिक करना चाह रही थी। कहने का मतलब ये है कि स्कूलों में द प्रिंसिपल्स और द एडमिनिस्ट्रेटर्स डोंट रियली
think and plan and consciously make efforts to establish the communication policy of the school and then make efforts to implement them. और आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ने एक से अधिक पद्धतियों पर टिक किया हुआ है, ओरल पर भी, टोटल कम्युनिकेशन पर भी, बाइलिंगुअलिज्म पर भी। जबकि ओरल कम्युनिकेशन पॉलिसी आपको साइन करने से मना करती है और बाइलिंगुअल पॉलिसी जो है वो आपको साइन लैंग्वेज पहले सिखा करके बाद में स्पीच पर आती है। और अगर कोई प्रिंसिपल तीनों पद्धतियों पर टिक कर रहा है तो इट शोज दैट द प्रिंसिपल्स वर नॉट रियली क्लियर अबाउट द टर्मिनोलॉजी and perhaps it was their first time to consciously think about it and know about it. और कुछ प्रिंसिपल्स, क्योंकि मैंने क्वेश्चनर्स भरवाने के बाद उनके साथ डिस्कशन भी की, तो उन्होंने बताया कि हम कायदे से तो ओरल स्कूल होना चाहते हैं जहाँ हैं, पर क्योंकि आप खुद स्कूल में आई हैं और देख रही हैं कि बच्चे बोलते नहीं हैं और इशारे करते हैं, इसलिए हमने टोटल कम्युनिकेशन पर भी टिक किया है। Which is and it is a true scenario in the sense that somehow the teachers and the principals and the professionals in deaf education have this idea that only the oral education is the best education, और अगर बच्चे इशारा करते हैं, जहाँ साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वो स्कूल अच्छा नहीं है, वो स्कूल कमी है उसमें, वो इंफीरियर स्कूल है, और अगर बच्चे बोलें केवल तभी अच्छा है। परंतु क्योंकि बच्चे बोल तो पाते नहीं है सारे बच्चे, तो होता क्या है कि वो जिसे कहते हैं झूठ का मास्क बनाना पड़ता है कि हम हैं तो ओरल, परंतु ओरल में सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम खुद एज ए रिसर्चर स्कूल में चले गए तो वो खाली ओरल पर टिक नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने ओरल पर भी टिक कर दिया और टोटल कम्युनिकेशन पर भी। अब जब यही प्रश्न हमने टीचर्स से पूछा कि कम्युनिकेशन पॉलिसी ऑफ द स्कूल क्या है, तो इसमें हमें पता ये करना था कि उनको क्या मालूम है अपनी स्कूल की कम्युनिकेशन पॉलिसी, और दूसरा ये कि उनके और प्रिंसिपल्स के उत्तरों में कितनी समानता है। सो द स्टडी शोड दैट देयर वाज अ हाई डिग्री ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स रिस्पॉन्सेज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स। और जब हमने इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया तो पाया कि chi-square वैल्यू इज आल्सो सिग्निफिकेंट, शोइंग दैट द डिग्री ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन द आंसर्स इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। आप देख रहे हैं इस चार्ट में कि 6 स्कूल हैं जिनमें एक भी टीचर ने वही उत्तर नहीं दिया कम्युनिकेशन पॉलिसी का जो प्रिंसिपल ने दिया था, और 5 स्कूल हैं यहाँ जिनमें सारे टीचर्स ने वही उत्तर दिया जो प्रिंसिपल ने लिखा था। और बाकी आप देख रहे हैं कि 5 स्कूल हैं जहां 25 to 50% समानता है, और 2 स्कूल हैं जहां 50 to 75% समानता है, और केवल 2 स्कूल हैं जहां 75 to 100% समानता है। तो आप ये देख के चलिए कि 6 स्कूल्स के टीचर 100% डिफर कर रहे थे अपने प्रिंसिपल से अपने स्कूल की कम्युनिकेशन पॉलिसी को लेकर के। और बहुत सारे, असल में 25% केवल टीचर्स ने बताया कि इंटरव्यू के टाइम पर हमें बताया गया कि स्कूल की कम्युनिकेशन पॉलिसी है क्या, और 15% ने बताया कि हमें तो कभी बताया ही नहीं गया, बस ये कह देते हैं कि इशारे नहीं करो, बोल के पढ़ाओ बच्चों को। और इस ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि teachers devise their own ways of communication, and communication keeps on breaking, but still the show goes on. अभी हम जो बात कर रहे थे कि इसकी practical implication क्या है, कि in most cases neither the communication policy is clearly stated and neither is properly communicated to the teachers. And left on their own, the teachers devise ways to communicate with the deaf pupils, and some self-developed gestures and some signs picked from the elder deaf children are used. Because just speech fails, so the teachers devise their own signs, self-grown signs, and or from the elder deaf children, they pick up some signs.
And many teachers during personal interaction told that communication policy of the school is never clearly stated to them. And most of the time they are just told कि आप बोलो ज़्यादा और इशारे नहीं करो. अब हमने देखा था कि 17 स्कूल्स ने अपनी कम्युनिकेशन पॉलिसी टोटल कम्युनिकेशन लिखी थी. इन 17 स्कूलों में टोटल कम्युनिकेशन माने क्या, ये जानने के लिए भी एक प्रश्न था कि when you say total communication, what do the teachers use? What all modes teachers use? तो ये प्रिंसिपल्स के आंसर हैं. 5 प्रिंसिपल्स आंसर स्पीच प्लस जेस्चर्स. जेस्चर्स यानी जिनको हम इशारे कहते हैं, वो अपने सेल्फ ग्रोन जेस्चर्स जो होते हैं. 5 प्रिंसिपल सेट स्पीच जेस्चर्स प्लस इंडियन साइन लैंग्वेज. 6 प्रिंसिपल सेट स्पीच पर भी टिक किया, साइनिंग ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज पर टिक किया, जेस्चर्स पर टिक किया, इंडियन साइन लैंग्वेज पर टिक किया, फिंगर स्पेलिंग्स पर टिक किया. And 1 principal ticked on signing of the spoken language, gestures, ISL, finger spelling. अब अगर आप ये 6 प्रिंसिपल्स पर ध्यान दें और 7वें पर जिसने अगेन साइनिंग ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज पर किया है, अगेन इट शोज दैट प्रिंसिपल्स आर not differentiating between Indian signing system and sign language. Signing of the spoken language किस में होती है? When you are using simultaneous communication. When you are signing simultaneously what you are speaking. Ditto. You have to know the Hindi signing system or English signing system or Gujarati signing system. और हमारे किसी भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप जानते हो कि आपको साइनिंग सिस्टम नहीं सिखाया जाता है. मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे HI के टीचर ट्रेनीज इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, तो आप जानते हैं कि DSE में आपको इंडियन साइन लैंग्वेज का एक छोटा सा हिस्सा है, 5-10 घंटे के लिए आपको सिखाई जाती है, पर साइनिंग सिस्टम तो नहीं सिखाई जाती है. तो आपको हिंदी साइन करनी तो नहीं आती है, आपको इंग्लिश साइन या गुजराती साइन या मराठी साइन करनी तो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा ही नहीं है. तो ये जो साइनिंग ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज थी वो ये था. ये ऑप्शन रखी इसीलिए गई थी बिकॉज इट वाज फेल्ट दैट देयर इज लॉट ऑफ misconception in the minds of teachers and principals. They are not very clear about the difference between signing system and sign language. And when the principals are taking on use of signing of the spoken language, it shows that they considered perhaps कि जब टीचर्स बोल रही है और साथ साथ थोड़े इशारे कर रही है तो शायद इसी को ही साइनिंग ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज कहा जाता है. जब आप बोलते हैं और इशारे करते हैं तो वो स्पीच प्लस जेस्चर्स तो हो सकता है, पर वो साइनिंग ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज नहीं हो सकता है. और जिन स्कूलों में मैं गई थी उनमें से किसी भी टीचर ने साइनिंग ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज में ट्रेनिंग नहीं ली हुई थी. तो आप देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल्स का इतने सारे इंडियन साइन लैंग्वेज जो आइसोलेटेड साइंस टीचर्स यूज करते हैं उसको भी पूरा इंडियन साइन लैंग्वेज ही बोल दिया जाता है. जहाँ जो जेस्चर्स हैं उनको इंटरचेंजेबली साइन कह दिया जाता है. सो टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स वर यूजिंग and considering gestures and sign or sign language as one and the same thing. Whereas gestural communication can be just basic communication, but मोनिका के साथ आपने इतने दिन से इंडियन साइन लैंग्वेज सीखने के बाद आप जरूर जान गए होंगे कि जब आप साइन लैंग्वेज कहते हो तो ये एक पूर्ण भाषा है. जैसे हिंदी एक स्पोकन लैंग्वेज है, अपने आप में एक पूर्ण भाषा है जिसकी अपनी ग्रामर है, उसी तरह साइन लैंग्वेज एक भाषा है जिसकी अपनी ग्रामर है. ये विजुअल जेस्चरल है, वो लिखी जा सकती हैं, ये डिफरेंसेस हैं इनमें, पर ये एक पूर्ण भाषा है. खाली जेस्चर्स को साइन लैंग्वेज के साथ आप इंटरचेंजेबली नहीं यूज कर सकते हैं. पर इस रिसर्च ने दिखाया है, रिसर्च फाइंडिंग्स में, जहां आप खुद ये करते होंगे टीचर ट्रेनिंग्स जो हैं स्कूलों में जिनमें आप ऑब्जर्वेशन के लिए जाते हैं, कि जेस्चर्स को ही साइन और जहां साइन लैंग्वेज मान लिया जाता है. तो वही बात हुई कि साइन लैंग्वेज एक तो आइसोलेटेड साइंस के तौर पर यूज हो रही थी
और स्पीच के साथ यूज हो रही थी, और साइन लैंग्वेज और जेस्चर्स को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे थे। और मैंने क्योंकि क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस भी की तो उसमें पाया कि टीचर ट्रेनीज जो हैं वो कई बार बोल कुछ और रहे हैं और साइन कुछ और कर रहे हैं। सो देयर वाज इनकरेक्ट यूज ऑफ साइंस आल्सो। वो एकदम बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप क्योंकि आप उनको लिप रीडिंग करने के लिए भी कह रहे हैं और आपके होंठों पर शब्द कुछ और है और हाथों पर कुछ और है। अब हमने प्रिंसिपल से एक और प्रश्न पूछा था कि टाइप ऑफ साइनिंग यूज्ड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अगर टीचर्स साइन करते हैं तो वो क्या साइन करते हैं। पहले प्रश्न था कि टोटल कम्युनिकेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अब ये प्रश्न है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं किस तरह की साइनिंग करते हैं। फिर आप उत्तर देख सकते हैं कि दो प्रिंसिपल्स ने लिखा है साइंड इंग्लिश प्लस जेस्चर्स, दो ने साइंड हिंदी प्लस इंडियन साइन लैंग्वेज, दो ने साइंड हिंदी और जेस्चर्स, 10 प्रिंसिपल्स ने लिखा है जस्ट सिंपल जेस्चर्स, दो प्रिंसिपल्स ने लिखा है इंडियन साइन लैंग्वेज और जेस्चर्स, और दो प्रिंसिपल्स ने लिखा है इंडियन साइन लैंग्वेज। अब फिर वही हमें दोहराने पड़ेंगी बात कि साइंड इंग्लिश जाने होता है कि व्हेन यू आर फ्लुएंटली स्पीकिंग इंग्लिश एंड देन यू आर डिट्टो साइनिंग एवरी सिंगल वर्ड, जिसको हमने साइनिंग सिस्टम बोला है। और जबकि यहाँ पर प्रिंसिपल्स ने शायद जब टीचर अंग्रेजी पढ़ाती है और साथ में कुछ जेस्चर्स यूज करने लगती है तो उसको वो साइंड इंग्लिश मान लेते हैं। यहाँ हो सकता है कि टीचर्स ने कुछ फिंगर स्पेलिंग यूज किए हों इंग्लिश अल्फाबेट्स के और उसको उन्होंने साइंड इंग्लिश मान लिया हो, जो कि सही नहीं है। पर यह है कि प्रिंसिपल्स और टीचर्स ये मान रहे हैं कि वो साइंड इंग्लिश है। इसी तरह जब वो हिंदी में पढ़ाती है टीचर और साथ में कुछ इशारों का प्रयोग करती है, जहां संकेतों का प्रयोग करती है, तो उसको प्रिंसिपल्स ने मान लिया कि ये साइंड हिंदी है। इसी तरह ये जो इंडियन साइन लैंग्वेज है ये दो प्रिंसिपल्स ने भरा है, परंतु जो एक स्कूल था वो था जिसने पर्पसली कॉन्शियस एफर्ट की हुई थी बाइलिंगुअल एजुकेशनल पॉलिसी रखने की, जिसमें इंडियन साइन लैंग्वेज को प्राइमरी लैंग्वेज का दर्जा दे करके सभी टीचर्स को साइन लैंग्वेज सिखा करके बाइलिंगुअल अप्रोच जो है वो इम्प्लीमेंट की हुई थी एक स्कूल ने इस स्टडी में। परंतु यहाँ पर दो प्रिंसिपल्स ने भरा है कि उनके टीचर्स जब साइन करते हैं तो इंडियन साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। हालांकि कुछ टीचर्स were found to know Indian Sign Language and they were fluent in Indian Sign Language, but अधिकतर टीचर्स जो हैं वो केवल आइसोलेटेड साइंस का ही प्रयोग कर रहे थे। So, जैसे हमने पहले बात की है, no teacher training program in India trains the teachers to sign English or Hindi. So, taking these options showed that principals did not know their meaning. So in reality, it was found that in a class where teacher was teaching in English or Hindi, and if he or she finger spelled, used some gestures or some isolated signs, it was thought that she was either signing English or Hindi. अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि मेरा मकसद केवल अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को ही बताना नहीं है, क्योंकि आप अगर सामने टीचर ट्रेनीज बैठी हैं, आप बधिर बच्चों के फ्यूचर टीचर्स हो, तो आप बहुत ध्यान से इन फाइंडिंग्स को देखिए और बहुत कॉन्शियस लेवल पर इस टर्मिनोलॉजी को मन में बसाइए, ताकि कल जब आप टीचर बने, जहाँ टीचर ट्रेनिंग के दौरान भी आप डफ बच्चों को पढ़ाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रही हैं, आप कौन सी कम्युनिकेशन अप्रोच यूज कर रही हैं, कौन सा कम्युनिकेशन मोड यूज कर रही हैं, ठीक कर रही हैं, गलत कर रही हैं, कंप्लीट कर रही हैं या पार्शियल कर रही हैं। बहुत बार आप देखेंगे आप बोलते आधा हैं, कुछ जेस्चर्स आते हैं, तो जो पार्शियल लैंग्वेज इनपुट है वो पार्शियल लैंग्वेज आउटपुट देगी। हमारी डेफ एजुकेशन फेल ही इसलिए हो रही है कि टीचर्स जो हैं वो डेफ बच्चों को अधूरी भाषा देते हैं और फिर अधूरी भाषा ही प्राप्त होती है। अभी आपने ये भी एक प्रिंसिपल ने जिसने ओरल स्कूल लिखा था,
और ये लिखा है कि कोई भी टीचर साइन नहीं यूज करता। 17 स्कूल्स के प्रिंसिपल ने टोटल कम्युनिकेशन लिखा है, बट एक स्कूल के प्रिंसिपल ने लिखा कि उसके टीचर्स जो हैं वो केवल स्पीच यूज करते हैं, कोई भी साइन और जेस्चर यूज नहीं करते हैं। जबकि ये वही स्कूल है जिसके सारे प्रिंसिपल्स टीचर्स ने टोटल कम्युनिकेशन पर टिक किया था, और ये ऐसा स्कूल था जिसमें टीचर ट्रेनिंग भी थी, और ट्रेनिंग्स खुद कंफ्यूज हो रहे थे कि ये ओरल स्कूल है या कैसा स्कूल है, क्योंकि बच्चे ना तो हियरिंग एड लगाते हैं, ना उनको बोलना आता है, ना वो सुन पा रहे हैं, परंतु बोर्ड पर हमें ओरल अप्रोच लिखवाया जाता है। और हम ये जानते हैं कि कोई भी टीचर जो है बधिर बच्चों को कम से कम बिना इशारों की मदद से नहीं पढ़ा पाता है। बहुत कम सिलेक्टेड स्कूल्स इंडिया में हैं जो प्योर ओरली हैं और ओरल इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहे हैं। आप बाला विद्यालय जानते हैं, जहाँ बॉम्बे में स्कूल है, चेन्नई का बाला विद्यालय स्कूल, वो प्योर ओरल स्कूल है। और कुछ स्कूल्स जो ऑडिटरी वर्बल अप्रोच यूज करते हैं वो भी इशारे भी नहीं करने देते हैं फिर वो। परंतु जिस स्कूल जहां प्रिंसिपल ने लिखा है दैट द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डिड नॉट यूज एनी फॉर्म ऑफ साइनिंग, इट वाज नॉट ट्रू, बिकॉज आई हैपन टू बी गोइंग टू दैट स्कूल। और ये जो टू-हैंडेड फिंगर स्पेलिंग है, एज आई सेड बिफोर, वाज मिस्टेकन एज साइंड इंग्लिश। So we can see that there's a huge misunderstanding of terminology among principals and teachers. अब हम आएंगे टीचर्स के रिस्पॉन्सेस पर। अभी तक हमने प्रिंसिपल्स के रिस्पॉन्सेस की बात की थी, अब हम देखेंगे कि टीचर्स ने क्या रिस्पॉन्सेस दिए हैं। कम्युनिकेशन मोड्स यूज्ड इन द क्लासरूम टीचिंग। यहाँ पर टीचर्स से कहा गया था कि आप अपनी पहली कक्षा को ध्यान में रखें और उन बच्चों के साथ जो अधिकतर समय आप कम्युनिकेशन अप्रोच यूज करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा टीचर्स वर आस्क्ड टू रिपोर्ट अबाउट द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दे यूज्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली विद द मोस्ट स्टूडेंट्स ऑफ देयर फर्स्ट पीरियड। तो हाँ, ये स्क्रीन पर आप टेबल देखेंगे अभी। ये देखिए, पहले हम बात करेंगे टीचर टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन की। 9 टीचर थे जिन्होंने ये कहा कि वो अधिकतर समय बोलते हैं, स्पीच ओनली, केवल स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। 99 टीचर्स रिपोर्टेड स्पीच एंड साइन, 101 टीचर्स आउट ऑफ 220 said speech and gestures. 3 teachers said that most of the time they only use gestures, and 8 teachers said sign language without speech. मैं बताऊंगी, ये 8 टीचर हैं, ये उस स्कूल से हैं सारे के सारे जहां पर बाइलिंगुअल अप्रोच है। ये केवल एक ही स्कूल के टीचर हैं सभी के सभी। किसी टीचर ने, आप चार्ट देखिए फिर से, मैं बता रही हूं कि इसमें किसी भी टीचर ने राइटिंग एज मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद द डेफ नहीं भरा है, परंतु आगे चलकर आप देखेंगे कि राइटिंग एज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जबकि एक भी टीचर ने इसको रिकॉग्नाइज एज मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं किया है। परंतु आप देख रहे हैं कि 211 टीचर्स ने, 95.9 टीचर्स ने लिखा है that they use signs and gestures while communicating with the students in combination with speech. परंतु फिर वही बात कि टीचर्स ने यहाँ जो हमारा पहला चार्ट था कि यहाँ स्पीच एंड साइन अलग था, यहाँ पर मकसद था साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन का, कि आप जो बोल रहे हो वही साइन कर रहे हो, और अगली ऑप्शन थी स्पीच एंड जेस्चर्स की। परंतु टीचर्स ने जेस्चर्स और साइन को इंटरचेंजेबली समझ करके कुछ ने वहां टिक किया है और कुछ ने some have ticked on this option. But sign and speech, 99 teachers were not really using simultaneous communication definitely, but they have used the term sign and gestures interchangeably. And sign language का प्रयोग फिर केवल isolated signs के तौर पर हो रहा था। Again, the teachers were also ignorant about the difference between Indian Sign Language and Indian signing system.
and misunderstood use of some gestures or signs along with speech as signing of the spoken language. हमें ये बार बार दोहराना पड़ रहा है कि अगर आप खाली अपने डेवलप किए साइंस या प्रॉपर साइंस भी स्पीच के साथ आइसोलेटेड वे में यूज करते हो तो वो साइनिंग ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज नहीं है, वो केवल स्पीच प्लस जेस्चर्स है, वो स्पीच प्लस इंडियन साइन लैंग्वेज भी नहीं है, क्योंकि आप वहां पर साइंस का प्रयोग केवल एक आइसोलेटेड वे में कर रहे हो. यूज ऑफ साइन लैंग्वेज विदाउट स्पीच वाज मेंशन, जैसे मैंने पहले बताया, केवल एक स्कूल के टीचर्स में जहां पर वो उन्होंने प्रॉपर इंडियन साइन लैंग्वेज सीखी हुई थी. जब हमने ये क्रॉस टैबुलेशन किया बिटवीन क्लास लेवल एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, then it was found that 17 teachers teaching at pre-nursery level, 3 teachers mentioned using speech most of the time. At pre-school level, when there is no lip reading, no spoken language, no auditory input, using speech all the time is just not possible. तो हमें ये भी ध्यान देना होगा कि when you answer such questions, you must consider them properly. Answers by teachers of preschool children that they were using speech. If they were using speech only with very young children who have freshly entered in the school, have not yet developed lip reading skills, have no auditory inputs, अभी मशीनें भी नहीं मिली हैं, spoken language नहीं है, उनके साथ अगर आप केवल स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप मान सकते हो कि यहाँ टीचर्स ने टिक करने में ऑप्शंस में गलती की है. इसी तरह जब बच्चे कायदे से जब वो टीचर स्पीच प्लस जेस्चर्स लिखते हैं तो छोटे बच्चों के साथ देखा गया कि जो उनमें स्पीच का पोर्शन कम और जेस्चर्स का पोर्शन ज्यादा होता है. और यूज ऑफ साइन लैंग्वेज विदाउट स्पीच वाज मेंशन्ड बाय अ सिंगल स्कूल. Many times teachers had misconceptions of their own communication modes. आप नीचे पढ़ेंगे. और जब हमने इनकी वीडियो टेपिंग की of some of the classroom teaching, had the teachers themselves were surprised. जब हमने उन्हीं की क्लासरूम की टीचिंग को उन्हीं को दिखाया, वॉल्यूम लो किया, then they were themselves surprised of their own mode of communication and teaching methods. ये जो हमने चार्ट आपको दिखाया था टेबल, इसमें पहला था टीचर टू स्टूडेंट. अब हम देखेंगे स्टूडेंट टू टीचर. ये रिस्पॉन्स टीचर्स का ही है. हमने पहले प्रश्न पूछा था कि आप अपने बच्चों के साथ संप्रेषण कैसे करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए संप्रेषण पद्धति कौन सी लेते हैं. अब यहाँ पर आप डेटा देखेंगे, ये रिसर्च फाइंडिंग्स है स्टूडेंट टू टीचर की कि बच्चे आपके साथ संप्रेषण कैसे करते हैं. तो किसी भी टीचर ने ये नहीं कहा कि केवल बोल के, इसमें कोई फिगर नहीं है, परंतु 111 टीचर्स, 111 टीचर्स हैव टिक्ड ऑन स्पीच एंड साइन, 77 ऑन स्पीच एंड जेस्चर्स, और 17 have ticked on only gestures and 12 on sign language without speech. You can see that the number has increased in only gestures and sign language without speech. But even in this speech and sign and speech and gestures, आप भी टीचर ट्रेनीज हैं, अगर आपका डेफ बच्चों से वास्ता पड़ रहा है और आपने उनको पढ़ाने की कोशिश की है, then you also see, because I sat in the classrooms and in my own 11 years of teaching experience, I know that in speech and gestures, how much speech component is there? Only some isolated words which they have learned over the years. यहाँ पर जो use of speech है वो बहुत कम है. They just use the word, spoken word for help, for giving the clue to the teacher. यहाँ पर हमने लिखा है जो स्टूडेंट टू टीचर है कि वीडियो टेपिंग ऑफ द क्लासरूम ऑब्जर्वेशन showed that use of speech by the students was only minimal and mostly in the form of broken words. Irrespective of the class level, teachers reported that their students used signs and gestures while communicating in the class. हम फिर वापस उसी टेबल पर जाएंगे और ये इस पर एम्फेसिस करेंगे कि जब हम स्पीच एंड साइन पर टिक कर रहे हैं, जब स्पीच एंड जेस्चर पर टिक कर रहे हैं, here we don't really mean that they are speaking and signing.
that the thing is that there's hardly any communication between the teacher and the student. Most of the time videotaping showed that it is one-way communication. Teacher goes on speaking, and there's hardly any questioning from the part of the students. And for a new lecture, for a hard topic, you may find that students are simply sitting with blank faces, and sometimes a student may have a better lip reading or better listening skills and may have picked up what the teacher was saying, and that student might help the other students. So they usually work as mediators or interpreters for the teacher in the classroom. But when the teachers have ticked on speech and signs, speech and gestures, we know that the speech part by the students is very minimal. Very true, ma'am. So your valuable the research, the data जो आप बता रहे हैं, this is really eye opening. The point you stressed on कि टीचर की तरफ से कम्युनिकेशन का वे क्या है, पर स्टूडेंट की तरफ से कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन जो है वो क्या वेज होते हैं. दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. एंड जो हमारे ट्रेनीज हैं, स्पेशली ये चैनल जो हमारे टीचर ट्रेनीज हैं, वो लोग सीख रहे हैं जो फ्यूचर में डेफ लोगों के टीचर्स बनने वाले हैं, जो बहुत जल्दी डेफ लोगों से इंटरेक्ट करेंगे एज अ टीचर्स, जो जॉब पर वो रहेंगे. इस ब्रेक के बाद मैं आपको फिर मिलती हूँ मैडम के साथ, डॉक्टर सुरिंदर पी के रंधावा जी. इसमें जो चार्ट दिख रहा है, जब आप बोल रहे हैं वो समझ नहीं जा रहा. चलेगा, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग तो सुने कम से कम. वेलकम बैक. हमारे साथ आज स्टूडियो में है, हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सुरिंदर पी के रंधावा जी, जो खुद एक स्पेशल एजुकेटर हैं, जो 11 साल अपना एक्सपीरियंस जो है उनका 11 साल क्लासरूम टीचिंग में है. उसके बाद उनका पीएचडी का रिसर्च जो कम्युनिकेशन बेस पर है कि क्लासरूम में और क्लासरूम में टीचर्स का और स्टूडेंट्स का क्या कम्युनिकेशन होता है, किस रास्तों से, किस मैथडोलॉजी से, किस मेथड से कम्युनिकेशन क्लास में किया जाता है. प्रिंसिपल्स से जो इनके सवाल रहे हैं,
जो क्वेश्चनेयर रहा है, रिसर्च अलग अलग तरीके से उन्होंने किया है, क्वेश्चनेयर है, इंटरव्यूइंग है, वीडियो टेपिंग है, ऑब्जर्वेशन है, विजिट्स है, इस आधार पे जो डाटा कलेक्ट हुआ है, विच इज द रिसर्च, एक्चुअली द रिसर्च व्हाट प्रूव्स मेनी थिंग्स, वो मैडम हमें बता रही हैं। और मैं चाहूंगी कि इस लेक्चर पे, इनके इस पॉइंट प्रेजेंटेशन पे अगर आपके कोई सवाल हो या कुछ सजेशंस हो या कुछ सवाल हो आप जो इनसे करना चाहते हैं, तो आप जरूर हमें फोन इन करें। हमारा टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पे बार बार दिखाया जाता है। तो आपके सवाल और इस प्रोग्राम के बारे में आपके सुझाव हमें बहुत जरूरी है, इसलिए आप जरूर हमें फोन इन करें। और आपके DRS कनेक्शन में, अगर इस टीवी प्रोग्राम के कनेक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए भी आप हमें जरूर लिखें या जरूर फोन करें। सभी टीचर ट्रेनीज को मैं बोलना चाहूंगी जो फ्यूचर में टीचर्स बनने वाले हैं, डेफ लोगों के, जो डेफ स्टूडेंट्स को क्लासरूम में जाकर जब रियल टीचिंग करेंगे तो हाउ डिफरेंट इज, जैसे मैम ने बताया कि साइन लैंग्वेज जो है हमारे किताबों में, हमारे ट्रेनिंग की जो सिलेबस है, जो कोर्स है, उन किताबों में साइन लैंग्वेज के बारे में शायद 10 मिनट तक का कुछ पैसेज होगा या शायद आधे घंटे का मैक्सिमम। पर साइन सिस्टम के बारे में जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग क्लासरूम में टोटल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं या हम ओरल इस्तेमाल करते हैं, जो मैडम का डाटा शो कर रहा है हमें कि जो रिसर्च फाइंडिंग है, मैम ने प्रिंसिपल्स में, स्कूलों में जाके प्रिंसिपल्स से बातचीत किया है, उनको इंटरव्यू किया है, उनसे क्वेश्चंस किए हैं और आंसर्स जो प्रिंसिपल्स के द्वारा मिले गए हैं, उससे ये दिखता है कि द काइंड ऑफ अवेयरनेस, जो टर्म्स की वो बात कर रहे हैं कि वो टोटल कम्युनिकेशन भी इस्तेमाल करते हैं, वो साइन लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं, वो साइन सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि इज वेरी इम्पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 2 या 3 भाषाओं को या 2 या 3 मेथड्स को एक साथ आप इन्वॉल्व करके आप क्लासरूम में यूज कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूचर में टीचर्स बनने वाले हैं, जो फिलहाल ट्रेनिंग ले रहे हैं डेफ एजुकेशन के लिए कि डेफ स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाया जाए। तो इन टर्म्स के बारे में आपको क्लियर पिक्चर मालूम होना चाहिए, इन टर्म्स के फायदे भी या नुकसान भी, इन मेथड्स के फायदे और नुकसान भी आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए, तो ही आपके लिए इस फील्ड में एक्चुअली जस्टिस करना पॉसिबल हो पाएगा। सो एम आई करेक्ट मैडम? जब तक इस चीज का पूर्ण जानकारी नहीं हो स्टूडेंट्स के पास, जो हमारे टीचर ट्रेनीज हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट जाएगा कि वो किस मेथड से स्कूल में जाके स्टूडेंट्स को जाके पढ़ाएंगे। और जो आपने बताया कि कम्युनिकेशन टीचर जिस माध्यम से करती है, पर वो बच्चा टीचर से जब सवाल करता है, जब बातचीत करना चाहता है, तो वो किस माध्यम का इस्तेमाल करता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हियर वी स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। और मैडम का कंटिन्यूड हम पावर पॉइंट देख रहे हैं, मैडम का रिसर्च कलेक्शन जो है, डाटाज हैं, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा मोनिका आपने। मोनिका का भी लंबे समय तक डेफ बच्चों से वास्ता है, एंड शी knows it so very well that how frustrated the children remain in the classrooms where teachers only speak or use gestures and isolated signs, and they cannot get the complete picture of what the teachers are saying. And every single day we get to know of those deaf children who are really frustrated with the teachers, and then at the end of 10 to 12 years they ask us, what have you taught us? We cannot read class 2 book and we cannot read and write a single correct sentence. तो पर एज ए रिसर्चर हमने अनबाइस्ड होकर के रिसर्च की है, इसमें अपनी सब्जेक्टिव या मेरे विचार क्या हैं उनको उसमें नहीं डाला है। ये तो क्वेश्चंस के आधार पर उनके दिए हुए उत्तरों का एनालिसिस है। तो केवल इसका एनालिसिस करते हुए हम ये बता रहे थे कि अगर टीचर्स ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि वो टीचर, जब स्टूडेंट्स टीचर के साथ कम्युनिकेट करते हैं और वो स्पीच के साथ साइन और स्पीच के साथ जेस्चर्स का मोड यूज करते हैं, तो उसमें यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि इसमें कायदे से स्पीच का पोर्शन बहुत कम है। इट्स नॉट कनेक्टेड स्पीच बट स्पीच इन द फॉर्म ऑफ जस्ट ब्रोकन वर्ड्स। अगर आप टीचर ट्रेनीज हैं और डेफ के साथ आप मिल चुके हैं तो आप सच में इस रियल पिक्चर के बारे में जानते भी होंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर।
क्रॉस टैबुलेशन में जब हमने कहा वही कि अगर एक छोटे बच्चों की टीचर कहती है कि मैं केवल स्पीच इस्तेमाल करती हूँ, तो ये आप जान सकते हैं कि ये संभव नहीं हो सकता, बिकॉज with a very young child who has only gestural communication, a teacher has to use signs or gestures along with speech. Now come the information given by teachers about the perceived communication modes used by students in different situations. अभी हमने बात की कि टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ संप्रेषण कैसे करते हैं. उसमें पाया कि अधिकतर टीचर स्पीच प्लस जेस्चर का इस्तेमाल करते हैं. मोर देन 95% टीचर्स जो हैं वो मानते हैं कि while communicating with the deaf they are using gestures or signs. And similarly, more than 99% teachers agreed that their students use gestures and signs. अब है कि स्टूडेंट्स जब आपस में बात करते हैं, डेफ बच्चों से बात करते हैं, inside the classroom, outside the classroom, and students with the outside hearing community. पहले हम देखते हैं कि टीचर्स ने क्या रिस्पॉन्स दिया है फॉर द क्वेश्चन स्टूडेंट टू स्टूडेंट इनसाइड द क्लासरूम. इसमें आप देखेंगे कि एक टीचर ने अभी भी रिस्पॉन्ड किया है स्टूडेंट्स यूजिंग स्पीच फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन. There is a possibility that a student who has a moderate loss and has developed good speech may be using speech as a primary mode of communication, but most of the children cannot and will not use speech as a primary mode of communication while talking to other deaf children. But still, here is a teacher, one teacher out of 220 who has ticked on speech only. Students to student inside classroom communication. 77 teachers have ticked on sign and speech, that students use sign and speech while talking to each other. 57 have ticked on speech and gestures, and 46 on only gestures, and 38 on sign language without speech. You can see, comparing it with the previous tables, the number of teachers who have ticked on only gestures and sign language has increased, because in your observation also you would have noticed that while communicating among themselves, deaf do not use speech because there is no auto feedback, so there is no use of even using the broken words they have. So the number of students or the number of teachers ticking on only gestures or sign language without speech has increased here. And even when the teachers are ticking on the option of sign and speech and gestures, here also the component of speech may be only single few broken words, because while talking to another deaf person, because the other deaf person is also not going to listen to what this deaf person is saying, so the use of speech is irrelevant for most of them. Here one of them has written writing also. But if you look at student to student outside classroom, we will see that the number of teachers goes up for only gestures and sign language without speech. Because inside the classroom still there is a teacher who says bolo bolo, ishare nahi karo. So in front of the teachers, students behave differently, and outside the classroom they behave differently. I think for most of you these research findings are not new, but we needed to show it through data collection and research findings that this is the situation, that the students, even though they are studying in an oral school, so-called oral school, in most of the oral schools, I cannot say 100% so-called oral schools, because some of the oral schools have successfully been able to develop speech in the deaf, and deaf do use speech as mode of communication. But in the schools I have chosen for my research, and as such most of the schools where total communication is the policy, or those oral schools where they have not been able to take very young deaf children or have good speech therapists or good auditory training program, there the students
do not use speech as their primary mode of communication. So we see that outside the classroom, when the teacher is not seeing or the teacher is outside the classroom, student to student communication is mainly through gestures and sign language, which you will further find teachers are not able to understand. From where my journey also had started, that when the students were communicating among themselves, I was not able to understand them. Now that I'm learning sign language myself, I feel so much included now, and they now, their attitude towards me also has changed. It's a totally new relationship, I will say. They are, it's surprising to know that the students first thought that I do not like sign language, but whereas the truth was that I had misconceptions about sign language, because my teacher training program had not appraised me about the reality of Indian Sign Language or the importance of sign language in the lives of deaf children. हम तो अपने आप को बड़ा महान मानते थे कि हम उनमें स्पीच डेवलप कर रहे हैं. वो स्पीच डेवलप करनी है, वो एक बोनस है, पर स्पीच डेवलपमेंट पहले उनकी अपनी भाषा का प्रयोग करके शायद. चलो हम फिर वापस अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स पर आते हैं. That we see that just outside the classroom, the number of teachers who have taken on only gestures and sign language without speech has increased. And again, when we see students with outside hearing community, then we see again the number of teachers taking on speech and sign, and speech and gesture has increased. So we see that whatsoever little speech the deaf children develop in schools, they use it with the hearing people only. When they go outside, when the hearing people are not able to understand their gestures, then they use the broken words whatsoever they have learned. Even if they are misarticulated, they try to convey their message to the hearing community through the use of speech and gestures. So we can see that the number again has increased from 77 to 54 to 87. And then gestures, 98. 98 of the teachers said that they again use some speech with the hearing community outside. So we can see that the number of teachers, student to student, number of teachers reporting students using speech for communication among themselves decreased, and the number reporting use of gestural and sign language communication increased. And teachers do acknowledge that the deaf students among themselves communicate through self-developed gestures or proper sign language and do not make use of whatever speech they may have among themselves. I would like to really tell you, even in an oral school, deaf children learn sign language from elder deaf children. And even very young children, deaf children, start making use of finger spelling and signs. And while interviewing the parents, I asked that your child has learned sign language. Can you understand him when he signs with the other deaf children? They said no. I said, do you know who teaches them sign language? They said, parent thought the child is going to school, so the teacher must be teaching. So look, the communication policy of the school is oral, that teachers are being prohibited from using signs and gestures, and here the young deaf child is using sign language and finger spelling, and the parent is thinking that the teacher is teaching. So it means the communication policy is not really communicated properly to the parent, because the parent is thinking that the teacher is teaching sign language to the deaf child, whereas the young deaf child has learned this sign language from the elder deaf children, because sign language perhaps is the only language in the world which is transmitted from elder deaf children to younger deaf children, because for those deaf children who are born to hearing families and the parents don't sign, this language transmission takes place from elder deaf children. When they come in contact in the schools or deaf adults in the community, then the young deaf children pick up sign language. So the teachers acknowledged that the deaf students among themselves communicate through
if they have not been exposed to proper sign language, then the deaf children develop their own signs. They do develop their own gestures and proper signing system, sign language, which may not be very, uniform from one place to another place. But since they have to communicate, communication is a basic need. So they develop their own gestural communication and they use that. And teachers do acknowledge that whatsoever speech they have, they do not use among themselves, but mostly with the hearing community outside. And that we have seen in this deaf to hearing community, that the students make use of their broken speech along with gestures and signs, but do not make use of any speech when talking among themselves. But the parents and teachers did comment while I was discussing with them and while interviewing the parents, that the communication between teachers and students and between parents and students is not in depth. It's just very, very basic level and need based, and there is an acute lack of in-depth communication. आप भी क्लासरूम सिचुएशंस में देखते होंगे कि आप क्लास में जाते हो, पढ़ाते हो, परंतु एक बातचीत जिसे कहते हैं आदान प्रदान, जो कम्युनिकेशन कायदे से है, वो आप नहीं कर पाते हो, बिकॉज देयर इज नो कॉमन लैंग्वेज. द लैंग्वेज दे हैव यू डू नॉट नो, एंड द लैंग्वेज यू कैन स्पीक दे आर not able to listen and speak. So there is all the time breakdown in communication. As a teacher, you may not realize this, because as a teacher you are speaking, you are teaching, but as a communicator, if you think that before becoming a teacher, if you are a special educator, you consider yourself to be a facilitator, then your first job is to be a communicator. Are you able to convey what you want to teach or talk with the deaf child? There, the teachers who are reflective, who think, do admit that yes, we are not able to have in-depth communication with the deaf, and we are not able to understand when they talk. Let's come back to when the teachers say they sign. What do they sign? There are some interesting answers, because when I ask them what kind of signing do you use, the teachers' responses, you can see this diagram. Can we have this diagram? Here it is. Most of them have responded that they use self-developed gestures. Yes, when the teachers support their speech with gestures, they are usually self-developed gestures. 70 teachers have used that they use Indian Sign Language, but we are sure that here Indian Sign Language, only few of them knew proper sign language, but most of them meant just signs of Indian Sign Language. 28 teachers ISL plus gestures, and interestingly 3 of the teachers have said that they use American Sign Language. Why I had kept this option was not only to confuse the teachers, but to know if the teachers know, I had written proper American Sign Language. There is a possibility, because in some of the schools, certain people who had gone to America and learned in American Sign Language before learning Indian Sign Language. In fact, I was also exposed to American Sign Language before I learned Indian Sign Language. They bring back American Sign Language and they use that in the school. And in fact, there was a school where the principal had graduated from Gallaudet, and that principal definitely knew better American Sign Language than Indian Sign Language. But here there is a possibility that this may have been confused as just any sign language. ASL is American Sign Language and it is different than Indian Sign Language. Sign languages of other countries, of respective countries, are different. And moreover, sometimes, use of finger spellings, English finger spelling can also be mistaken as American Sign Language. So that also has to be taken care of, that sometimes teachers misunderstand the terminology.
Now the answers from the students, type of signing or gestures used by the students. Most teachers again have mentioned that the students use self-developed gestures, because as I mentioned before that most of these schools were either oral schools or total communication schools where the students are not exposed to uniform Indian Sign Language, and teachers also develop their own gestures and students also. Even if the students may be using proper Indian Sign Language, the teachers do not know. So the teachers think that the students are using self-developed gestures. So 53% of the teachers think that while the students are signing, they are actually using self-developed gestures. 73 teachers said that they are using Indian Sign Language. Some of the teachers said Indian Sign Language plus gestures. That could be true. But interestingly, 2 teachers have taken on British Sign Language. Now again, how there could be a mistake or misconcept is that two-handed finger spelling could have been mistaken as British Sign Language, because in Britain also two-handed English alphabets are used, and in Indian Sign Language also, or the Indian Deaf, most of the Indian Deaf also use two-handed English alphabets while finger spelling. So that could have been mistaken as British Sign Language, because none of the students as such had learnt British Sign Language to be using, BSL by the students. And one teacher even said ASL. So if a student has been, using single-handed manual alphabets, the teacher may have thought that that student is using ASL. So there is again, misunderstanding of terminology. So I'm again emphasizing that as teacher trainees, be very clear about the use of terminology and be clear what different term means and how to implement that, and not to confuse it with the other thing. Use of finger spelling. We all know that finger spelling is part of sign language, and finger spelling can be used in isolation also. When we show English alphabets or alphabets of any language on hands, that is called finger spelling. But in India, since we don't have Hindi manual alphabets, there is actually, but that could not be popularized. In AYJ, Professor Madam Prabha Ghati had developed Indian signing system in Gujarati, Marathi and Hindi, and also developed manual alphabets for Hindi, Gujarati and Marathi also. But most of the teachers have never been, given training in manual alphabets, Hindi alphabets. But when we say finger spelling, it's usually is two-handed English alphabets. But when I ask this question, if you use finger spelling with your students, surprisingly, though the teachers are not being trained in Indian Sign Language, as many as 162 teachers, 73% teachers said that yes, we do use finger spelling with our students. Now, this could be true, this could not be true also, and there is a possibility that these many teachers knew English alphabets, manual alphabets, and sometimes they may have finger spelled word, but may not be regularly using it. But still, since they knew English alphabets, so they have ticked on yes, we use finger spelling. And when we asked if the students use finger spelling, 75% teachers said yes, the students use finger spelling. Now again the question had to come, what kind of finger spelling? Now there are some interesting answers. You can see in the teachers, one-handed English manual alphabets. 8 of the teachers said they knew one-handed English alphabets. I think Monica must have taught you two-handed English alphabets, but English alphabets A, B, C, D can be
shown by one hand also. And in American Sign Language or in America and Canada, English alphabets are signed on by one hand. And 142 teachers said that that 162 teachers said that they used finger spelling. So out of those 162, 142 used two-handed English manual alphabets, and 2 teachers said that they knew Hindi manual alphabets. There is a possibility that the 2 of these teachers had gone at a place where they had got themselves trained in Hindi manual alphabets. But these answers could be, ticked because of some misconception also. And 8 of the teachers knew one-handed as well as two-handed manual alphabets. And 2 teachers have ticked on two-handed English alphabets and Hindi manual alphabets. And for students, 16 of the teachers said that the students know one-handed English alphabets, and 130 teachers said two-handed, and few of the teachers have said that the students know Hindi manual alphabets also, and some of the teachers have ticked on that one-handed and two-handed both, and 5 of the teachers have ticked on two-handed as well as Hindi manual alphabets. So we know that both students and teachers many times know how to fingerspell English alphabets, and some very few teachers know how to fingerspell Hindi manual alphabets also. And we know that fingerspelling is used for signing proper names, names of places, or when you are stuck up and you are not able to, convey the meaning of the child is not able to understand a word, then you may fingerspell. And it's a good way of memorizing the spellings of English words also. Now, since we see that though the schools may not be teaching sign language, or teachers may not be getting sign language training in their curriculum, teacher training curriculum, but we see that sign language or the signs in isolated form are very much part of the school scenario. So I wanted to know from where the teachers are learning to sign, sources of learning to sign. So here is the table. These are the principal's responses. So one principal said that teachers are being formally trained in sign language and plus elder deaf children. This is the school where the bilingual is the policy and the teachers are being given sign language training. So, but 6 of the principals said that the teachers pick up their signs from elder deaf children, and this is mostly true because there's no other source of learning sign language for the teachers. And 5 of the principals have ticked on that the teachers learn from elder deaf children or deaf adults, because by the time the children are in 10th class or 12th class, they are actually deaf adults only. And 8 of the teachers principals did not respond to this question. So out of the 12 principals who responded, we can see that elder children are the main source for learning speech, learning to sign by the teachers and by the young deaf children also. So the students also learn from, you can see 7 of the principals saying that they learn from elder deaf children. 1 said that they are being given proper training also. And 2 of the principals said that they learn from elder deaf children or from deaf adults, and 6 of the principals did not respond to this question. So we see that sign language gets transmitted from one generation of deaf children to other generation of deaf children and to those hearing persons also who are interested. You may be a teacher or a parent or a sibling. Many siblings, hearing siblings of deaf children pick up sign language or learn to sign from their deaf sibling. So, and they become the interpreter of the family then, because they are able to communicate better with their deaf brother or sister, and then they help their parents in communicating with their deaf sibling. Now we
know that as teachers of the deaf, it's especially when we are not using proper sign language with the deaf children, what an uphill task it is to communicate. And if we are conscious about this fact, then we know that we get into a difficult spot many times, which means communication breaks down. We are not able to either have a dialogue with the deaf child or to communicate the subject matter to the deaf child. So in any situation where there is a communication gap, there must be some techniques used by teachers during classroom teachings to solve this communication problems, to repair this communication breakdown. These are the multiple answers. Here is the table. You can see that as many as 212 teachers have said writing on the blackboard. 165 said that they use facial and body movements, which and then some said that they use examples. Some said 118 said writing in the air, use of gestures. 125 said use of gestures, and then audiovisual aids, finger spelling, and writing on the board. 178 has written that they draw on the board. These are multiple responses. These are actual number of teachers was 220 only. So as many as you can see 212 teachers are saying writing on the blackboard, and 178 are saying drawing on the board. Usually drawing on the board is used with the very young deaf children, and writing on the blackboard is used for those deaf children where they have developed some reading and their vocabulary. You would have you can remember that table where no teacher had taken writing as a mode of communication. But now you can see that out of 220 teachers, 212 are using writing on the blackboard as a means to solve communication problem. So I can see that writing has emerged as a major mode of communication only, which though has not been recognized as such. But when I did the class observations, I want to elaborate on this little bit, that when you see that the teacher is using writing as a means of solving communication problem, then she sometimes is speaking something else, and to repair the communication she writes the word on the blackboard, and in a class of say 20-25 minutes the board gets cluttered with isolated words, and now the teacher is saying something else and the corresponding word has been written somewhere at the blackboard. And if you look now at the blackboard, the student as such is not able to relate what that word was written for. And before the student is able to write down in their notebooks those written words, the board has to be rubbed off, it has to be cleaned off, वो साफ कर दिया जाता है. और क्योंकि वर्ड्स लिखे भी हैफाजर्ड्स यूजली होते हैं, तो अगर आइसोलेशन में उन वर्ड्स को पढ़ा जाए तो वो मीनिंगलेस हो जाते हैं. So while the teacher writes that particular word on the board, while the communication breakdown has taken place, that helps definitely. But after some time, that written word among a clutter of say 50 words become a very haphazard situation and doesn't remain a very effective and efficient way of communication. So this I had done, I have been doing class observations as part of my research, and after as a consultant also in in 2 schools rather, where I did these classroom observations of classroom teaching, and I would find that teachers immediately would write on the board and then say something else, and another word come on the lips. So the student then is not able to relate, if it especially is a new word, that while that word would be spoken again, what word that would be. So it becomes a little haphazard situation and not a very effective method. For that, the teacher has to devise ways to organize their board writing better. In some teacher training programs, they actually
teach you how to make use of the board, how to divide the board, and where do you write the new words, where do you write the opposites, how you use the language exercises from the board at the end of the classroom teaching. So if you are using writing as a means of repairing the communication breakdown, or you are using it as a means of communication, then you have to be very particular that if you are speaking, then simultaneously write the full sentence, not just just a word. Because sometimes I have seen that the teacher asks a question, answers that, but answer on the lips is different, and what she writes on the board is related to some either previous question or answer, or not really related to the immediate words being spoken. So that confuses the children. So teachers have to be very careful about this mode also. As I have written here, that in this case also, it's an overused way and inefficient technique, as teachers would erase the written matter before students could comprehend properly or note it down. And also in most cases, writing on the board was so haphazard that if read in isolation, writing on the board did not make any sense. When we say that deaf children use writing as a mode of communication, then also you will see that it's usually broken words. So again, input in the form of written language, printed matter also is partial. Again, we are finding easy way outs and not giving them complete language in any mode. While speaking, they are not comprehending because they are not listening. And lip reading, only 25% of the speech is available on the lips. So not every single word can be lip read. So we are not giving them any channel where the language is accessible to them incomplete. So this has to be kept in mind, my dear friends, that you are going to become teachers of the deaf. Learn to communicate the language in full. If you are speaking, you may be asked to speak in full sentences. You do ask the students to try to speak in full sentences, but you know how hard that is. And when you use speech plus gestures plus isolated signs, you will know, or use written words, just words, and not question answer as a dialogue journal, which is actually a way of developing writing skills in deaf children. Dialogue journals can be used as a way of developing writing skills in deaf children, but we know that we are not doing that. Even while using writing as a means of communication or as a means to repair communication breakdown, we make use of only isolated words. So I think now by the time, after so much of emphasis, you are able to understand that we are not giving deaf children complete language through any one single channel. For communication breakdown, we saw that they use gestures, objects, and dramatizations and other visual aids to a large extent to facilitate communication. However, it was also observed that in many classrooms, most of the time it was only one-way communication and students' participation was very minimal. Teachers admitted that in many instances they were at loss to solve communication breakdowns and preferred to ignore it and move forward with the lesson or conversation. This is not a very pleasant situation, but as a teacher, I am able to be very truthful. Then I think every teacher should be truthful to one's profession, and you should have, you should do some reflective thinking, that as teacher trainee or the teachers you observe while teaching, how many times, sometimes the students learn to fake their understanding. They do not understand what the teacher is saying, but since, as they say, the show must go on, चलने दो, समझ तो वैसे भी नहीं लगनी टीचर की, क्योंकि उसने बोले बोले जाना है, सो बोलो हाँ समझ लग गई.
students, in my own class, I know that students faked their understanding many times, and sometimes the teacher have confided in me कि अब नहीं तो सिलेबस ही खत्म नहीं होएगा. सो अगर एक बात को लेकर के बैठ जाएंगे, उसको बोलना सिखाना शुरू कर देंगे, जहाँ उसका मतलब समझाना शुरू कर देंगे, जहाँ एग्जाम्पल्स देनी शुरू कर देंगे, जहाँ विजुअल एड्स ढूंढनी शुरू कर देंगे, तो सारा पीरियड तो उसमें निकल जाएगा. हम पढ़ाएंगे कब वाली बात है, सिलेबस कब खत्म होगा, तो वो आगे बढ़ जाते हैं. सो नाउ दैट द स्टूडेंट्स confide in me, so many times these frustrated students who fake understanding in the classrooms come and tell that they did not understand the teacher. At the end of the class, the teacher wrote the questions on the board, gave the answers also, they copied down in their notebooks, and they will pass the exams by memorizing them, by ratification. I hope we all teachers do not want this. As teacher trainees, you would like to become good teachers of the deaf, and for that you would not like that your students fake their understanding. You would like to convey the meaning of what you are teaching, the subject matter, or when you are talking to them. आज की तारीख में भी, since I do not know full sign language, sometimes I have to say, yes, I understand what you say, but I actually haven't understood. So this faking of understanding can be on the both parties. So let's be truthful. If we want that in the coming years our students should have better reading and writing skills, because as teachers of the deaf, our main concern is to develop their language skills. So we have to see that we do those activities where we make it sure that the meaning has been conveyed, the information has been conveyed. We have to make use of objects, visual aids, dramatization, gestures, sign language, any use, till the time comes when sign language becomes medium of instruction and mode of communication in the schools. Till that time we are asked to speak with the deaf children, we will have to make use of the supplementary material. But still, I request you to the teacher trainees, make sure that you make your students understand what you say. हम काफी देर से ये बात कर रहे हैं कि समझ नहीं लगती है, पर अगर हम टीचर्स से यही प्रश्न करते हैं, satisfaction level of the teachers with their present expressive communication level with the deaf children. Can you imagine 44% of the teachers say they are very satisfied and 25 are fully satisfied. %25 of the teachers are fully satisfied with their expressive. When I say expressive, it means when I say and students understand. The teachers say, 56 teachers said that they are fully satisfied with their expressive communication level. It means the students understand 90% of the subject matter what I say, or 95% of the times when I say. Very satisfied, satisfied 27%, and less satisfied only 7%. So here is the crunch of the problem, that when we are put in a situation, we start using a method of communication, because we are teacher, they are students, there is a classroom situation, or outside the classroom situation, we have to communicate. We devise our own methods, and after some time the teachers start feeling satisfied that I'm fine, I'm able to convey, I'm able to say what I want to say, and they are understanding. Since they are saying yes, perhaps that's why the teacher said that they are fully satisfied or very satisfied, or they are not doing some reflective thinking, or they think that the students are passing with good marks. It means they are understanding. So after some time, put in a particular situation, the teachers start thinking that their expressive communication level is good. It means they are able to make the deaf children understand what they say.
Similarly, for receptive communication level, can you see 35 teachers said they are fully satisfied, and as many as 103 teachers have said they are very satisfied with their receptive communication level, which means what the students say, I understand. Now the thing is that how much communication is taking place. If the student has said 3-4 words and you have understood all of them, and with the help of those 3-4 words you are able to understand what the child was trying to say, and then you say that I'm fully satisfied with my receptive communication level, it means that our expectations are low, that we think only that much of communication is enough. It means we have never tried to actually talk with the deaf children, actually have dialogue with the deaf children. Because if you don't know proper sign language, in the schools where we work or the schools which were part of this research, teachers were not able to understand them fully or talk completely, or the students understand them. But from the teacher's point of view, they think that they are doing a fine job and they are satisfied with their receptive as well as expressive communication level. And if we ask this same question from the students, then the whole scenario changes, where the students cite that understanding the hearing teachers is the most difficult part of the school. They are not able to understand what they teach or what they speak. But now the interesting part is here most of them are saying they are fully satisfied or very satisfied. But the next question was reasons for, less than desired communication level. Here the number is less, but the number of teachers responding to this question is more. So even those teachers who have said that they are satisfied or very satisfied with their expressive and receptive communication level have given reasons why there is less than desired, level of communication. And 122 of the teachers have put the blame on the deaf children by saying that they have less developed speech and speech reading skills of the students. 122, 69% of the teachers say that the level of communication is not as desired or less than desired. The reason is less developed speech. Yes, that is true, because they are deaf. It's very difficult to develop speech in the deaf children. So here again the blame game has started, that because they don't have fully developed speech, so the communication level is low. 36 of the teachers were ready to admit that their own signing skills are not developed. Because of their own poor signing skills, the communication level is less. And 17 of the teachers have cited both of the above as the reasons, that the students' speech is less and our signing is less, so the communication level is less. So 175 teachers have responded to the question why the communication level is less than desired. Where when we ask, are you satisfied? They answered, most of them have said yes. Let's see how much teachers and parents can comprehend when deaf children communicate. What do you think, Monica, in your experience? Do you think parents are able to communicate with their deaf children? Though yours is a reverse case that you are hearing and a child of deaf parents, what is your experience as a person who communicate with deaf all the time? Like me being a hearing child to the deaf parent, so I acquired sign language as my first language. So communicating with my parents, because as you said कि sign language comes through the deaf adults. So deaf adult के साथ में रहने के साथ, like my parents, they never taught me, but being with them, my first language was sign language. So our communication is very strong.
like it is complete 100%. We can easily communicate about any hard topic or abstract thoughts, future, past, everything. But in the case of a child being deaf and the parent who are hearing, who are general normal hearing, I don't think that they are really able to talk to them about abstract thoughts. Just limited thing कि पानी पियो और पानी लाओ, खाना खाओ, उठो, 7 बजे उठना है, like just limited and very small talks. But when a girl comes in the teen age and she wants to communicate with her mom about everything or what happened in the classroom, so all those things, or even for example I must say that the parents, they tell their students, tell their children कि आप भगवान को अगरबत्ती लगा दीजिए, आप पूजा कर लीजिए. But the day comes when they grow old, the day comes that they ask the parents or they get so upset that इतने साल निकल गए, we are worshipping in the temple, हम रोज हाथ जोड़ते हैं, हम अगरबत्ती लगाते हैं, but no parent has taught us about God, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसकी कहानी कभी पेरेंट्स ने उन तक नहीं पहुंचाई है. नो कल्चर ट्रांसमिट्स, कोई कल्चर या उनके फैमिली रिलेशन के बारे में भी बहुत बार स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रन ऑफ डेफ एडल्ट्स, दे डोंट नो एनीथिंग, which is very dangerous actually. So this is what I know. But the children, the deaf children of deaf parents are very lucky to have the strong communication amongst themselves. So, and also it is proved कि the deaf children of deaf parents, the family where everyone is deaf, they are more smarter and more highly, like they can understand about society, all the topics, but the students who are, the children who are born to a hearing family, it is very difficult for them to have the strong communication. In fact, I interpret many times for between the children and the parents because they themselves cannot. So मोनिका का भी यही विचार है और उसका ये एक्सपीरियंस है कि जब कॉमन भाषा नहीं होती है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच, जहाँ पेरेंट्स और बच्चों के बीच, तो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होता है, जहाँ पार्शियल कम्युनिकेशन होती है, या केवल बेसिक लेवल की कम्युनिकेशन होती है. हम बात करते हैं कि जब टीचर्स बोलते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, जहाँ पेरेंट्स क्योंकि बोल के बात करते हैं तो वो क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते तो केवल बेसिक लेवल की कम्युनिकेशन रह जाती है. और अगर हमने यही प्रश्न पेरेंट्स और टीचर्स से पूछा कि जब डेफ बच्चे आपस में बात करते हैं, क्योंकि जब बच्चे आपस में बात करते हैं तो वो तो साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, चाहे पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि इसको साइन लैंग्वेज या ये इंडियन साइन लैंग्वेज है, ऐसे करके कोई भाषा है, उनको लगता है कि इन्होंने कुछ अपने से बना लिया है वाली बात है. तो पेरेंट्स को कितनी समझ लगती है या टीचर्स को कितनी समझ लगती है. There were 43 teachers in this table we can see who said that they can understand more than 90%. But there are teachers, एक टीचर है जिसने बोला कुछ भी नहीं समझ लगती, 14 टीचर हैं जिन्होंने बोला 25% समझ लगती है, 50 हैं जिन्होंने बोला 25 to 50% समझ लगती है. यहाँ नंबर चाहे इतना खराब नहीं है, but in my own experience I have seen that majority of the teachers are in this, they do not understand more than 25 to 50% what the students talk among themselves. And there are parents who have said कि हमें तो कुछ भी नहीं समझ लगती है. और देखिए 27 पेरेंट्स 55 में से हैं जिन्होंने कहा कि जब बधिर बच्चे आपस में बात करते हैं तो हमें कुछ भी समझ नहीं लगता है. 19 पेरेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि लेस देन 25% समझ लगता है, और कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं है जिसने कहा कि हमें काफी अधिक समझ लग जाता है. तो we can see that there is a huge communication gap between the teachers and students because of lack of common language. आप बोलते हैं वो सुनते नहीं, आप बोलते हैं वो लिप रीड नहीं कर पाते, और जब वो साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं तो आप उनको नहीं समझ पाती हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस गैप इन कम्युनिकेशन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग लॉस्ट. जैसे मोनिका ने अभी बोला कि बधिर बच्चे जिनके माँ बाप साइन लैंग्वेज नहीं यूज करते, जो हियरिंग है और वो नहीं साइन लैंग्वेज जानते, तो डेफ बच्चे बहुत नाइव रह जाते हैं क्योंकि उनको दुनिया का बहुत सारा ज्ञान अर्जित नहीं होता है.
और टीचर्स क्योंकि बस वो विषय वस्तु पढ़ा देते हैं और दुनिया की बाकी जानकारी देने में उनको, क्योंकि एक कम्युनिकेशन मोड नहीं है उनके पास, कॉमन लैंग्वेज नहीं है जिनको बच्चे समझ सकें, क्योंकि वो साइन लैंग्वेज का उपयोग या तो वो जानते नहीं, जहाँ स्कूल में मना है तो वो नहीं करते हैं, तो वो बहुत सारी जिसे इंसिडेंटल लर्निंग है वो डेफ बच्चों की रह जाती है। और जो दूसरी तरफ है वो एक गैप बना रहता है, एक दीवार बनी रहती है डेफ बच्चों और टीचर्स में, जिसके कारण जो है वो एक सिचुएशन ऐसी नहीं बन पाती कि एक इन डेप्थ कम्युनिकेशन हो सके या पूरी पूरी बात एक दूसरे को समझाई जा सके। बधिर शिक्षा के बारे में और इस रिसर्च की फाइंडिंग्स के बारे में हमें अभी और भी बातें करनी है, क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए जो एक अच्छा अवसर हमें मिला है कि इस महत्वपूर्ण विषय पे such an important topic, and we have got this opportunity to talk about not just research findings but about the real situation in the classrooms, about your problems, about our problems, which we will discuss and continue to talk about tomorrow also. हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका, आपके लिए। एंड मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपकी इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो सभी ट्रेनीज के लिए और पेरेंट्स के लिए इज वेरी वैल्यूएबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसा किताबी ज्ञान और क्लासरूम ज्ञान एक अलग चीज है। तो आई वुड रियली थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो, एंड कल हमारे साथ मैडम फिर बने रहेंगे, इसी रिसर्च फंडिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके कुछ भी सवाल हो तो आप हमें जरूर कॉल इन करें, मैडम उसका रिप्लाई देंगी, उसका उत्तर देंगी। आज के लिए धन्यवाद।